अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। सुबह से कम 3 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों ही बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहली डेवलपमेंट वो है जहाँ इमरान खान साहब ने ननकाना शरीफ के अंदर एक बहुत बड़े जलसे से खिताब किया। जलसा तो हमेशा ही उनके बड़े होते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा उसकी सिग्निफिकेंस है। ऐन उस वक्त पे जब वो ननकाना शरीफ में इस जलसे से खिताब कर रहे थे, ऐन उस वक्त पे ये ख़बर आई कि FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो गिरफ्तारियां कर रखी थी पाकिस्तान के 2 कॉरपोरेट टॉप लीडर्स की, तारिक शफ़ी साहब की और हामिद ज़मान जो बरीज़े के फाउंडर हैं, उसमें एक FI काटी है FIA ने, जिसमें उन दोनों के अलावा 11 लोगों को नामज़द किया है। उसमें इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो है नॉमिनेट कर दिया गया है। ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस क्या है, और इसकी पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तीसरी डेवलपमेंट वो है जो अब से कोई तकरीबन 1-2 घंटे पहले ये ख़बर आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका मैंने अपने पिछले व्लॉग में ज़िक्र किया था कि उनको आज ये फ़ैसला करना है कि 16 अक्टूबर को जो 8 हलकों में बाई इलेक्शन होने हैं वो होंगे कि नहीं होंगे। याद रहे कि वहाँ PMLN की हुकूमत ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, राना सनाउल्लाह ने एक दरख्वास्त और इस्तदा भेज रखी थी कि 16 अक्टूबर को इलेक्शन ना करवाए जाएँ। वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि इलेक्शन वहाँ पे होंगे, और ये फ़ैसला करने में ख़ुद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर राना सिकंदर सुल्तान भी वो उस फ़ैसले में शामिल थे। तो उन्होंने ये एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला वहाँ पे हुआ है। तो इन तीनों डेवलपमेंट्स को हम देख लेते हैं और इसकी सिग्निफिकेंस मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता चला जाता हूँ। सबसे पहले आ जाएँ कि ननकाना शरीफ में जो जलसा इमरान खान साहब ने किया, जलसे तो वो अब तकरीबन 60 के करीब कर चुके हैं, और हर जलसा उनका उस जगह में जहाँ वो जलसा होता है पहले से बहुत बड़ा होता है। ननकाना शरीफ में इससे पहले भी ग़ालिबन वो बोल चुके हैं। ननकाना शरीफ एक बहुत छोटा टाउन है जिसकी ख़ास तारीख़ी अहमियत है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और इबादत गाहों के हवाले से उनका भी वो एक गढ़ है। लेकिन इतनी छोटी जगह में इतनी बड़ी तादाद में जो जलसा हुआ वो वाकई एक इम्प्रेसिव चीज़ था। लेकिन जलसे का साइज़ यहाँ इम्प्रेसिव मैटर नहीं करता। यहाँ जो चीज़ मैटर करती है कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने बात तो शुरू की तालीम के हवाले से। उन्होंने लोगों को कहा कि तालीम बहुत ज़रूरी है, और तालीम में टेक्निकल तालीम होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अंसर है। उसमें उन्होंने कहा कि तालीम ही वो है जो आपके बच्चों को के मुस्तकबिल को सिक्योर करेगी। और फिर उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी की तरफ बताया कि कैसे नमल यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन है वो बहुत हद तक टेक्निकल एजुकेशन है, और वहाँ से जो लोग निकलते हैं अपनी डिग्रीज़ लेकर, उनमें से तकरीबन 70 से 80% लोग जो हैं वो फ़ौरी तौर पर उनको जॉब मिल जाती है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट्स मिलती हैं, और उनकी तनख्वाहें भी 70-80 हज़ार से ही शुरू होती हैं, उससे कम नहीं होती। तो बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन को उन्होंने एम्फसाइज़ किया। उसके बाद उन्होंने अपना हमला जो है डायरेक्ट हमले उन्होंने किए शरीफ ख़ानदान के ऊपर। मोहतरमा बेनज़ीर मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से, शरीफ ख़ानदान के हवाले से उनके झूठ, उनकी हिपोक्रेसी, उनकी मुनाफ़क़त को उन्होंने टारगेट किया। और इसकी ख़ास पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हम पाकिस्तान की सियासी बसात को इस स्टेज पे जब हम देखते हैं और उसमें हम इस्टेब्लिशमेंट का रोल देखते हैं, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया शरीफ ख़ानदान को रेनोवेट करने के लिए, उनको दोबारा से मौका देने के लिए, उनको हुकूमत दिलवाने के लिए, जिसको कि इस वक्त वो लीड कर रहे हैं। वो सारी ये जो सारा एक हुआ है नो कॉन्फिडेंस वोट, उसमें अपनी चीज़ें बड़ी खुल के लोग कह भी रहे हैं, ये लिखी भी जा चुकी हैं, इस पर बहुत बहस हो चुकी है। तो इसको कोई डिनाई नहीं किया जा सकता कि इस्टेब्लिशमेंट ने शरीफ ख़ानदान की बहाली में एक बार फिर उनको पाकिस्तान के अंदर एक सियासी ताकत बनाने में, उनके केसेस ख़त्म करने में, और जो कुछ उन्होंने किया उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त और डायरेक्टली पाकिस्तान पे हुकूमत नहीं कर सकती, उनको एक पॉलिटिकल पार्टनर चाहिए। और इस वक्त आम इम्प्रेशन और अंडरस्टैंडिंग यही है कि इस्टेब्लिशमेंट के फ्रंट पे जो पार्टनर है वो शरीफ ख़ानदान है, शरीफ डायनेस्टी है। और ये चीज़ एक्सप्लेन करती है कि इमरान खान साहब को चूँकि इसका बड़ी अच्छी तरह से अदराक है और एहसास है, वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ताकत, जिसको लोग मुक़्तदर हल्के कहते हैं, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। उनको भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से एक डील चाहिए। डील का मतलब यह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवाना चाहते हैं कि मैं वो प्रिंसिपल पॉलिटिकल फ़ोर्स हूँ जिसके साथ मिल के आपको चलना होगा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, ख़ारजा ताल्लुकात के लिए, मईशत के लिए,
اپنے ایک سسٹینیبل فیوچر کے حوالے سے آپ کو میری ضرورت ہے، اور یہ وہ میسیج دینا چاہتے ہیں. اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ کمپوننٹ جز ہے کہ انہیں شریف خاندان کو اس پولیٹیکل پکچر سے ڈسکریڈٹ کرنا ہے، ان کو نکالنا ہے. تو آپ اس وقت ایک لائف آن ٹو ڈیتھ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے پولیٹیکل ایرینا میں. جیسے رومن گلیڈیٹر کے اندر جو ارینا ہوتا تھا، یہ کولوزیم ہوتا تھا روم کے اندر، اس میں بیفور جس کو بیفور دا کامن ایرا کہتے ہیں، اس میں جو گلیڈیٹر جب اترتے تھے وہاں پہ لڑنے کے لیے، تو پھر وہاں سے وہ مر کے ہی نکلتے تھے، وہ فائٹ آن ٹو ڈیتھ ہوتی تھی. تو اس وقت جو پاکستان کے پولیٹیکل سین کے اندر جو لڑائی ہو رہی ہے، یہ گلیڈیٹر فائٹ ہے، جس میں نون کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر عمران خان کو ختم نہ کیا، عمران خان کو بہت خراب نہ کیا، ذلیل نہ کیا، اس کی پاپولیرٹی کو بھی کنٹین کرنا ہے، اس کے اوپر قانونی کیسز بھی بنانے ہیں، اس کی پارٹی کو بھی توڑنا ہے، اس کے اور عوام کے درمیان میں ویج بھی ڈرائیو کرنی ہے، کچھ ایسا کرنا ہے کہ عمران خان نے جو پولیٹیکل ویو جنریٹ کی ہوئی ہے وہ ختم ہو سکے. اور اس میں وہ دیکھتے ہیں مدد کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف، بیکاز اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر اس وقت شریف خاندان کے پاس نہ تو کوئی ہولڈ کسی بھی صوبے میں نہیں ہے. اب تو پنجاب میں بھی ان کے پاس کوئی ہولڈ نہیں ہے اس وقت، ان کے پاس پنجاب کی حکومت بھی نہیں ہے. کل کلاں کو اگر ان کو حکومت دلا دی جائے تو تمام شک اور نلزلہ اس کا جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ گرے گا. نہ ان کے پاس سندھ میں کوئی انفلوئنس ہے، نہ بلوچستان میں کوئی انفلوئنس ہے، نہ خیبر پختونخوا میں کوئی انفلوئنس ہے، نہ آزاد کشمیر میں انفلوئنس ہے، نہ گلگت بلتستان میں انفلوئنس ہے. ان کے پاس حکومت ہے تو 27 کلومیٹر کی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ICT میں. تو انہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ایسی گزند لگائی جائے پاپولیرٹی کی، ایسا ڈی لیجیٹیمائز کیا جائے شریف خاندان کو کہ اسٹیبلشمنٹ ریئلائز کرے کہ یہ کوئی افیکٹو پارٹنر نہیں ہے، یہ کوئی افیکٹو پلے میٹ نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ مل کے نظام کو چلایا نہیں جا سکتا. یہ وہ بیسک فائٹ آن ٹو ڈیتھ کی سچویشن ہے جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، جس کے اس وقت کم از کم 3 پرنسپل پلیئرز ہیں. ایک سب سے بڑا سیاسی پلیئر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پھر دوسرا پلیئر جس کے پاس عوام تو ہیں لیکن انتظامی اور قانونی ڈھانچہ نہیں ہے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. تیسرا پلیئر وہ ہے جو PMLN ہے، جس کے پاس پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ ہے، جس کا بڑا انفلوئنس ہے پنجاب کے میڈیا کے اندر، پنجاب کی بار ایسوسیشنز میں، پنجاب کی جوڈیشری میں، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے اندر، پولیس کی بیوروکریسی کے اندر، اور بڑا انفلوئنس ہے. اور اب یہ اور ان کی کوشش ہے کہ اس انفلوئنس کو، جو ان کے پاس ٹولز آف مینجمنٹ ہیں، ان کو استعمال کر کے کسی طرح سے عمران خان کو بدست و پاک کریں، اسے ڈسکریڈٹ کریں، اسے پالیٹکس سے نکالیں، یا قانونی طور پہ اس کو ایسا ڈس فنکشنل کریں تاکہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکے. اور عمران خان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے PTI، اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ دیکھیں عمران خان کے بجائے اور بھی آپشنز آپ کے لیے ایگزسٹ کرتی ہیں، آپ عمران خان سے الگ ہو جائیں. یہ وہ پولیٹیکل فائٹ ہے، ٹرائنگولر پولیٹیکل فائٹ، جس میں اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے. اور اس سٹیج پہ ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اس سے الگ ہونا چاہتی ہے. بہت سے ایسے سمٹمز ہیں جس کو دیکھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ شاید اس لڑائی سے باہر نکلنا چاہے. ایک پوائنٹ میں بھول گیا PMLN کی طاقت اور کیپیسٹیز کے حوالے سے، کہ نئے آرمی چیف، چونکہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کہہ بھی چکے ہیں، اور ایکسپیکٹڈ بھی یہی سورسز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اب کسی صورت بھی ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور بہت جلدی اگلے چند دنوں میں پاکستان کے نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے. اب آج سے کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے اب سے پاکستان کے نئے جو میجر جنرلز ہیں، ان میں سے بہت سے میجر جنرلز کو لیوٹیننٹ جنرل کی ترقی دی گئی، جس میں افتخار بابر جو DG ISPR ہیں، بہت مشکل انہوں نے رول پلے کیا گزشتہ کئی برسوں میں، خاص کر کے گزشتہ 6 ماہ میں. تو بہت زیادہ ان کو بیجا تنقید کا سامنا کرنا پڑا. جو کچھ ہو رہا تھا اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ محض ایک ریپرزنٹیٹیو تھے ایک بہت اہم ادارے کے. بہرحال انہیں بھی ترقی ملی ہے ایز لیوٹیننٹ جنرل، وہ بھی اب ایک 3 اسٹار جنرل بن گئے ہیں فرام 2 اسٹار جنرل. تو یہ چیز بھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے. اب جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ ظاہر ہے PMLN نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی بھی کرنی ہے. اس کے حوالے سے طرح طرح کی چہمگوئیاں ہیں. سمجھا یہ جا رہا ہے، جو میرے کانوں میں زیادہ خبر پہنچی ہے ریلائبل سورسز بھی سمجھتے ہیں کہ شریف فیملی کو بتا دیا گیا ہے کہ بہت زیادہ ایکسپیریمنٹیشن کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اور جو ٹاپ کی سینئر لسٹ ہے 2-3 لوگوں کی، اسی میں سے ان کو ٹاپ سلیکشن کرنی ہوگی آرمی چیف کی، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی، اور ایسی اپوائنٹمنٹس کرنی ہوں گی جو افواج پاکستان میں اور پاکستان کی پالیٹکس میں کنٹروورشل نہ ہوں. اس کا خاصا اندازہ ہے لوگوں کو کہ وہ نمبر 1 نمبر 2 اپوائنٹمنٹ، یعنی ایک اپوائنٹمنٹ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی، ایک پاکستان کے نیکسٹ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹس کون سی ہو سکتی ہیں. لوگوں نے بہت اس میں حوالے سے ایک پروفیشنل کیلکولیشن کر رکھی ہے. تاہم ایک پولیٹیکل چہمگوئیاں بلو دا سرفیس یہ بھی چل رہی ہیں
कि PMLN ये कार्ड प्ले कर सकती है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ये 7वां आर्मी चीफ दर हकीकत लगा रहे होंगे। कहने को तो शहबाज शरीफ साहब अपॉइंटमेंट करेंगे, लेकिन सारा इन्फ्लुएंस ऑफ माइंड जो है वो नवाज़ शरीफ साहब का होगा, और ये 7वीं अपॉइंटमेंट है जिसमें वो अपनी जजमेंट एक्सरसाइज करेंगे। और हो सकता है कि उनकी कोशिश हो कि सारी की सारी जो लिस्ट है सीनियरिटी की, टॉप 5 की, उसको हटा के एक तरफ रखें और नीचे से 6-7 नंबर पे किसी अननोन चेहरे को, अननोन ऑफिसर को वो प्रमोट कर दें। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी किस्म की थ्योरी इस वक्त चल रही है, जिसका अगले 2 हफ्तों में हमें पता चल जाएगा, चूँकि आज अब 11 अक्टूबर है, और अक्टूबर के अंदर इसका तकरीबन हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट आर्मी चीफ जो है कौन से। तो ये वो पत्ते और कार्ड्स हैं, यानी उनको फेडरल गवर्नमेंट की इदारे जो हैं वो इस वक्त PMLN के पास हैं, उनका बहुत असर रसूख है, फेडरल गवर्नमेंट को वो कंट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान की जुडिशरी पे असर रसूख है, पाकिस्तान की मीडिया पे असर रसूख है, पाकिस्तान की पुलिस ब्यूरोक्रेसी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप पे है, बार एसोसिएशंस पे है, अदालतों पे है। इस सारे के सारे जो एक उनके पास टूल है, इन्फ्लुएंस के टूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, उन्हें वो इस्तेमाल करना चाहते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें इमरान खान ने ननकाना के जलसे में कहा कि हर मुमकिन कोशिश करेंगे मेरे और आपके दरमियान में एक वेज पैदा करने की, दीवार पैदा करने की, मेरी और मुझे गंदा करने के लिए, डीलेजिटिमाइज करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने जिक्र किया कि कैसे इन लोगों ने कमरों में बना के बैठ के कंप्यूटर्स के ऊपर इन्होंने डार्क जो एक डीप फेक वीडियोस हैं वो बना रखी हैं। इशारा क्लियरली उनका ये था कि कोई सेक्सुअल नेचर की वीडियोस जो हैं वो बना रखी हैं उनके हवाले से। और फिर उन्होंने कहा कि मैं इसको भी फ़ाइट करूंगा, और मैं अदालतों में जा रहा हूं अदालतों से पूछने के लिए कि ये एक्सेस कैसे है, ये कौन ये वीडियोस बना रहा है। ख़ास करके जो ऑडियो है जिसके बारे में एक दिन पहले वो ट्वीट्स भी कर चुके हैं, जिसका मैंने अपने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था, जिसके हवाले से तहरीक इंसाफ का ये फ़ैसला भी सामने आया कि वो अदालतों में जाएंगे, अदालतों में जाके वो ये कहेंगे कि किसके पास बगिंग फैसिलिटी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की और प्राइम मिनिस्टर हाउस की, कौन ज़िम्मेदार हो सकता है इन लीक्स के लिए, किसने की हैं ये फ़ेक जहाँ पे टुकड़े जोड़े गए हैं। यानी बात वो ये कहते हैं कि टुकड़े ज़रूर उनकी आवाज़ के हैं, लेकिन उनको जो जोड़ा गया है, वो जो सिंथेसाइज़ किया है, वो क्रिमिनल एक्ट है, और ये किसने किया है। उसके बाद हमने देखा, जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था, कि कैसे 2 मुश्तबा शख्स या सस्पेक्ट जो हैं उनका कल फेडरल एजेंसीज़ ने अरेस्ट किया। बताया गया कि एक पंजाब से है, दूसरा पता नहीं कहाँ से है, और ये दोनों जो हैं ये कर रहे थे, और फिर मज़ीद अरेस्ट भी जो है एक्सपेक्टेड हैं। ये एक ऐसा डिस्क्लोजर था जिसके बारे में आम तासुर ये है कि ये एक प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी के तौर पे किया गया है, ताकि अगर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जाएं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में जाएं, तो वहाँ ये कहा जा सके कि ऑलरेडी द प्रोसेस ऑफ लॉ इज़ इन मोशन, और 2 लोग जो हैं इस हवाले से गिरफ्तार हो चुके हैं, और ताकि एक डिफेंस लाइन जो है वो तैयार हो सके। ये कोई सीरियस चीज़ नहीं है, और बहुत से लोगों को बिलीव है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया इसके मामले को, वो इतनी उसको क्रेडिबल जो है इस चीज़ को नहीं समझते। अब हम आए उस डेवलपमेंट की तरफ, जब इमरान खान साहब ननकाना शरीफ में बोल रहे थे, एन उस वक्त ये ख़बर आई कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने एक केस दर्ज किया है फॉरेन फंडिंग के हवाले से, जिसमें 11 लोगों को नॉमिनेट किया है, जिसमें इमरान खान साहब का भी नॉमिनेट नाम किया गया है इस केस के अंदर। और क्या इमरान खान साहब को इस केस में भी गिरफ़्तार किया जा सकता है, इस पर बहस जो है वो छिड़ गई है। अब याद रहे कि 4 दिन पहले से FIA ने रेड्स करके पाकिस्तान के 2 प्रोमिनेंट बिजनेसमैन, तारिक शफ़ी साहब जो क्रिसन ग्रुप के टॉप डिसीजन मेकर्स में से हैं, और हामिद जमान साहब जो बरीज़े ग्रुप के फाउंडर हैं और चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, उन दोनों को गिरफ़्तार किया हुआ था। एक दिन पहले मंडे के दिन जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया हामिद जमान साहब को। उनका जो फ़िज़िकल रिमांड था वो मज़ीद एक्सटेंड नहीं किया था अदालत ने, और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि तारिक शफ़ी साहब को भी शायद जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया था। लेकिन अब इसमें जो 11 लोगों को नॉमिनेट किया गया है उसमें इमरान खान का नाम भी इसमें ऐड कर दिया गया है। अब ये है क्या मामला? ये मामला ये है कि ये वही केस है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत पहले ये फ़ैसला कर चुकी थी, ग़ालिबन 2017 में, कि ये दर हकीकत एक फ़ॉरेन फंडिंग नहीं बल्कि ये एक ममनुआ फंडिंग केस था। जब इस पर फ़ॉरेन फंडिंग का नाम इस्तेमाल किया जाता है तो जहनों में पाकिस्तान जो कि नाख्वानदा मुल्क है, पढ़ा लिखा मुल्क नहीं है, यहाँ जहनों में यही एक तासुर बिठाया जाता है। खौफ भी यहाँ पे बहुत है हर चीज़ फ़ॉरेन होने का, कि यहाँ पर शायद किसी बैरूनी ताकत ने, इंटेलिजेंस एजेंसी ने, कहीं CIA ने, कहीं MI6 ने, कहीं हिंदुस्तान की एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ने, या इसराइल की एजेंसी मोसाद ने पॉलिटिकल पार्टी की या इमरान खान की फंड
फंडिंग कर रखी है। आज से चंद महीने पहले इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल ये मान लिया कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन है फॉरेन फंडिंग केस की, वो फॉरेन फंडिंग नहीं बनता, वो ममनुआ फंडिंग ही बनता है। और ममनुआ फंडिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ये कह चुकी है, ये लिख चुकी है कि अगर कोई फंडिंग ऐसी है जो ऐसे सोर्सेज से रिसीव हो गई है जो उनसे नहीं होनी चाहिए थी रिसीव, एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं लेनी चाहिए थी, तो वो भाग के सरकार ज़ब्त हो सकती है। उसका एक तरीका कार है कि फेडरल गवर्नमेंट इस हवाले से एक्शन करेगी और फिर उसको कॉन्फिस्केट जो है कर लेगी। तो पहले तो इसकी सारी सिग्निफिकेंस ये थी कि अगर किसी अरब प्रिंस ने फंडिंग दे दी है, किसी हिंदुस्तानी शहरी ने, वो भी हिंदुस्तानी शहरी भी नहीं बल्कि शर्मिला शेती जिनका नाम लिया जाता है, उनकी शादी तो एक पाकिस्तानी ओरिजिन बिजनेसमैन से हुई है। महज उनके नाम की वजह से वो शायद इंडियन सिटीज़न हैं भी नहीं, बिकॉज अगर वो अमेरिकन सिटीज़न हैं तो अमेरिकन सिटीज़न इंडियन सिटीज़न हो नहीं सकते, वो डुअल सिटीज़नशिप उनको रखने की हिंदुस्तान में इजाज़त नहीं है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उस खातून के ओरिजिन्स इंडिया में हैं, क्योंकि वो मैरिड हैं एक पाकिस्तानी शहरी के साथ, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ। इसी तरह बाज़ कंपनीज जिन्होंने कोई $100 $500 की फंडिंग की हुई थी, पहले मामला ये था कि भाई इसमें कोई यहूदी आ गए हैं, इसमें अंग्रेज़ आ गए हैं, इसमें इंडियन आ गए। तो जब उसको मान लिया गया कि ममनू फंडिंग केस है, तो वो आर्गूमेंट और दलील जो है वो दम तोड़ गई। अब चंद दिन पहले इसकी नई इख्तरा ये हुई, इस हुकूमत जब ये बहुत ही डेस्परेट हो गई तो उन्होंने फ़ैसला किया कि अब हम इसमें FIA को इस्तेमाल करते हैं और FIA के केस दर्ज कर दिया गया। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि FIA ने जो ये FIR काटी है, जो मुकदमा और केस बनाया है 11 अशखास में, इंक्लूडिंग इमरान खान द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसमें कहा गया है कि बैंक मैनेजर ने ये जो अकाउंट खोला इन पैसों को रिसीव करने के लिए, ये गलत था। वहाँ जो एफिडेविट दिया गया है बैंक अकाउंट खोलने के हवाले से, वो गलत था। और फॉरेन एक्सचेंज एक्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। यानी आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि जो ख्वाहिश है इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने की और लोगों को ये बताने की, वो पहले तो ये थी कि यहूदियों की साजिश है, हिंदुस्तान की साजिश है। अब वो बॉयल डाउन होकर, रिग्रेस होकर बॉटम लाइन ये बनी है कि कोई टेक्निकल यहाँ पर ऐसी वायोलेशन हो गई है फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की, जिसकी एक टेक्निकलिटी ढूंढ ली गई है। अब इसकी एक इम्प्लीकेशन पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के सिस्टम के लिए, वो ये कि इस बदनसीब मुल्क के अंदर जब भी कोई बिजनेसमैन, कोई शख्स और सिटीज़न अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को डॉक्यूमेंट करता है, उसे रिकॉर्ड पे लेके आता है, बैंकिंग चैनल्स को यूज़ करता है, चेक काटता है, क्रेडिट कार्ड काटता है, तो आप उसके बारे में कोई ना कोई इरेगुलरिटी निकाल सकते हैं। जबकि वो तमाम लोग जो कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए के कैश संदूकों में अटैची केसेस में कैरी करते हैं, उनके पास कोई एविडेंस होती ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड होता ही नहीं है। जो ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग होती है पाकिस्तान में, वो लॉन्चों के ज़रिए होती है, सूट केसेस जहाज़ों में जाते हैं, और यूँ पाकिस्तान से करोड़ों अरबों डॉलर्स जो हैं वो गुज़श्ता 20-25-30 बरस में उनको बाहर स्मगल किया गया, जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ विच विल क्लैरिफाई द मैटर। एवन फील्ड अपार्टमेंट के केस के अंदर शरीफ फैमिली का कहना है कि हमें ये पता ही नहीं कि एवन फील्ड अपार्टमेंट कहाँ लिए गए, कब लिए गए। ख्याल ये है कि नवाज़ शरीफ साहब के वालिद साहब ने और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा और हसन और हुसैन नवाज़ के दादा ने ये पेमेंट की है, पता नहीं कब पेमेंट की है। हालांकि रजिस्ट्रेशन तो उनकी हुई है अर्ली 90s में, 92-93 में। और जो FIA की पुरानी रिपोर्ट थी, जो रहमान मलिक मरहूम जब FIA के ऑफिसर होते थे, वो रिपोर्ट उनकी 93-96 टाइम पीरियड में बनी थी। उसमें यही हिसाब किताब लगाया गया या इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये वो पैसे हैं $160 मिलियन जो किक बैक और कमीशन लिया गया था मोटरवे M1, ग़ालिबन M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे जो बनी थी, ये उसका पैसा था। बहरहाल शरीफ फैमिली का कहना है कि जी हमें तो पता नहीं है कि ये अपार्टमेंट बड़े मियाँ साहब ने लिए थे, उन्होंने डायरेक्टली मुनासिब ही नहीं समझा कि वो नवाज़ शरीफ के, शहबाज शरीफ के नाम ये अपार्टमेंट करते, और उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के बच्चों के नाम, हसन, हुसैन, मरीम वगैरह के नाम ये डायरेक्टली दे दिए थे। लेकिन कब दिए थे, कैसे दिए थे, कौन सी बैंकिंग ट्रांजेक्शन की थी, बरतानिया जैसे मुल्क में उन्होंने कोई चेक काटा होगा, कोई पेमेंट की होगी, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। फिर उसमें एक उन्होंने कतरी शहजादे और एक कतरी एलीट को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसका ख़त पेश किया गया कि हाँ मेरे को लेन देन थे फाइनेंशियल बड़े मियाँ शरीफ साहब के साथ। तब जोक होता था कि उस ज़माने में शायद वो कहते हैं कि गल्फ़ में तो ये तो पैसा पता नहीं कहाँ से आया था। वो कहते हैं 1972 में उन्होंने अपनी कोई कंपनी बेची थी दुबई के अंदर। उस ज़माने में तो दुबई में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं करती थी और ऊँटों के ऊपर पैसा जाया करता था। बहरहाल ये किस्सा
जो है वो सुनाया गया कई बरस तक पाकिस्तान की अदालतों में, और आपने देखा कि इन दी एंड। और फिर दूसरा तरीका ये एम्प्लॉय किया गया कि उन्होंने हसन हुसैन पाकिस्तान से जाके लंदन बैठ गए, वो पहले ही लंदन में थे, फिर ये क्लेम किया गया कि वो तो यहाँ के शहरी नहीं है, वो तो वहाँ के सिटीज़न हैं, ग़ालिबन उनके ऊपर पाकिस्तान के कवानीन जो हैं वो अप्लाई ही नहीं होते, वो वहाँ के रेजिडेंट हैं। मोहतरमा मरियम नवाज़ कहती थी कि हसन को पता होगा, हुसैन को पता होगा, हसन हुसैन खामोश रहे। नवाज़ शरीफ साहब जो है ख़राबी सेहत की वजह से 1 महीने के लिए बरतानिया गए, वो वहाँ जाके बैठ गए। तो जो बेसिक प्रिंसिपल पाकिस्तान में एम्प्लॉय किया जाता है वो ये है कि केसेस को लटकाया जाए, और एक तरीका ये है कि आप मुल्क से ही दौड़ जाएं, जैसे एक सागडार साहब ने किया, क्योंकि इतना वक्त गुजर जाए कि केसेस की जान ख़त्म हो जाए, प्रोसिक्यूशन का केस वीक हो जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पॉलिटिकल निज़ाम को बदल लें, उसे कंट्रोल कर लें। यही चीज़ नवाज़ शरीफ साहब ने 99 में जब उनसे हुकूमत छीनी, और 2020 के दिसंबर में वो एक एग्रीमेंट टू डील करके जनरल मुशर्रफ के साथ, अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द देन अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, द सऊदी फरमारवा एंड द लेबनीज़ जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी मदद से डील करके गए। तो वो इसलिए चले गए थे कि सिंध हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जो कन्विक्शन और केस किया था, अगर वो उसकी अपील करते तो उस वक्त के सियासी माहौल में जहां जनरल मुशर्रफ बहुत ताकतवर थे, यकीनन सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी कन्विक्शन हो जाती और वो लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते। तो उन्होंने यही समझा मुनासिब कि यहाँ से मुझे पाकिस्तान से बाहर निकल जाना चाहिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब जनरल मुशर्रफ कमज़ोर हो गए और लॉयर्स मूवमेंट के नतीजे में जनरल मुशर्रफ की हुकूमत जो है बहुत ही कमज़ोर हो गई, तो उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब जो है वापस आ गए। तो ये वो स्ट्रेटजी है जो पाकिस्तान के डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स ने और लीडर्स ने इस्तेमाल की है। अब ये बहुत से टूल्स जो हैं वो इमरान खान के लिए अवेलेबल नहीं है। इमरान खान को तो जब से हटाया गया है पावर से, वो एक भी दिन अंदर बैठे नहीं हैं, वो मुसलसल आवाम के साथ राब्ते में हैं, पाकिस्तान में दंदनाते फिर रहे हैं, 60 के करीब जलसे कर चुके हैं, 100 से ज़्यादा प्रॉब्ली वो टेलीविज़न के ऊपर बोल चुके हैं, सेमिनार्स कर चुके हैं, कन्वेंशंस कर चुके हैं, वकला के साथ, लेबर यूनियन के साथ। वो तो कहते हैं मेरा मरना जीना जो है वो पाकिस्तान में है। तो अब ये क्वेश्चन ये होगा कि इमरान खान जो हैं उनको जब एक केस बना लिया जाता है कि जनाब आप आ जाएँ, आपकी भी इसमें गिरफ्तारी बनती है, तो इमरान खान अपनी गिरफ्तारी को कैसे अवॉइड करेंगे। जो प्रॉब्लम होगा शरीफ फैमिली के लिए, जो क्लियरली इस केस को यूज़ करना चाहती है इमरान खान को डिसफंक्शनल करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके और आवाम के दरम्यान में दरारें डालने के लिए, और कुछ नहीं तो कम अज़ कम उनका जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट है आवाम तक उसको रोकने के लिए, ये उनका तुरप का पत्ता है। और ये पहला केस नहीं है, इससे पहले उन्होंने दहशतगर्दी का केस बनाया हुआ था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनाया हुआ था, तोशाखाने का केस बनाया हुआ है, और भी कुछ बहुत से केसेस बनाए हुए हैं, दफ़ा 144 की वायलेशन का केस बनाया हुआ है। और इमरान खान साहब इस वक्त कोई गालिबन 10 के केसेस होंगे जिनमें से मसलसल ज़मानत पे हैं, ये केसेस ख़त्म भी नहीं हो रहे, और हर महीने हर हफ्ते वो कई दफ़ा मुख्तलिफ अदालतों के सामने पेश होते हैं इन केसेस को ख़त्म कराने के लिए। अब उनके अंदर ये एक नया केस जो है वो ऐड हो गया है फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से। और अब इसमें देखना है कि अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें और भी मैं मेंशन कर दूं क्योंकि एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कि अब तो इल्ज़ाम ये लगाया गया कि बैंकिंग रेगुलेशंस की वायलेशन की है, और उसके अंदर पता नहीं $20 मिलियन या $26 मिलियन या इस तरह से कितने हैं, $2 मिलियन मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, लेकिन ये अमाउंट को अगर आप कंपेयर करें, जिसकी कहा जा रहा है कि ये तो इस तरह से अकाउंट नहीं खुलना चाहिए था, बैंकिंग रेगुलेशन क्या था, यहाँ ये नहीं हो रहा कि ये पैसा कोई चोरी का है, ये थेफ्ट का है, ये कहाँ से आया, या टैक्स पेयर की चोरी का पैसा है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी फंडिंग करती है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोहिबिटेड फंडिंग है जो कॉन्फिस्केट हो सकती है। चूँकि उससे मिलता कुछ नहीं है, अगर फंडिंग कॉन्फिस्केट हो जाए 2-2.5-3 बिलियन डॉलर, तो उससे भला PMLN की हुकूमत को क्या फ़ायदा मिल रहा है। अब उन्होंने एक नई चीज़ निकाली है, ओ हो, यहाँ तो टेक्निकल वायलेशन हो गई है फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की, तो बैंकिंग रेगुलेशन की वायलेशन हो गई। तो अब इसमें इसके पीछे जो पॉलिटिकल माइंडसेट और इंटेंशन और ज़रूरियात हैं उसको आप बासानी देख सकते हैं। अब मैं 2 एग्जांपल देख के अगली चीज़ की तरफ चलता हूँ। आपको याद होगा कि 2017-18 में एक बहुत बड़ा केस नमोदार हुआ जिसमें 40 बिलियन अरब रुपए से ज़्यादा के पैसे बहुत से गरीब क्लर्क्स, खवांचे वाले और मुख्तलिफ दुकानदार और क्लर्क जो हैं उनके अकाउंट्स में हुए। वो सारा मामला सिंध का था, जिसमें सिंध बैंक में भी अकाउंट्स थे, और पता यही चला कि वो और ये अभी अदालत के सामने भी जो है ख्वाजा हारिस साहब की टीम ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने उसके हक़ाइक़ रखे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इस वक्त नैब का अमेंडेड कानून के ऊपर PTI की पिटीशन को सुन रही है, वहाँ अदालत ने इस हवाले से क्वेश्चंस रेज़ किए और उनको बताया गया कि तकरीबन 42-43 अरब रुपए के ये अकाउंट थे। और ये पैसा फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा किसका है, तो उनको बताया गया कि आसिफ अली जरदारी साहब के जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं, गालिबन मियाँ मजीद और समथिंग, ये उनके नाम के, ये उनके बेनामदारी किस्म के अकाउंट्स हैं। आपने ये भी देखा कि ये सारे केसेस जो हैं
وہ عدالتوں سے اور عوام سے اور میڈیا سے کے منظر سے گم ہو چکے ہیں. یعنی 2018 میں جو چیز بہت بڑی تھی یا 2019 میں، وہ اب کہیں اس وقت آپ کو نظر جو ہے وہ نہیں آ رہی. اسی طرح جو ایف آئی اے نے خود کیس بنایا 2022 میں 21 میں کیس بنایا تھا، جس کی بہت پیشیاں ہوئیں شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادے حمزہ شریف کے حوالے سے، جہاں 40 بلین 40 ارب روپے سے زیادہ کے پیسے تھے جن کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا، جن کے بارے میں یہی تھا کہ یہ پیسے پاکستان سے باہر بھیجے گئے اور باہر لانڈر کر کے واپس غریب لوگوں کے اور فیکٹری کے چھوٹے موٹے ملازمین کے نام پہ لائے گئے. آپ نے دیکھا کہ ایف آئی اے پہ اتنا پریشر آیا کہ وہ کچھ پروو نہیں کر سکی، الٹا ایف آئی اے معافیا مانگنے میں آ رہی تھی. کچھ ایف آئی اے کے افسران کی ڈیتھس ہو گئیں، پھر کہتے ہیں کہ مقصود چپراسی کی جو ہے وہ دبئی میں ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ مجھے کسی اور وکیل نے بتایا تھا میں جب ہائی کورٹ میں تھا کہ غالباً اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی، یہ صرف ایک نیوز ہے. تو بہرحال وہ کیس بھی آپ نے دیکھا کہ ختم ہو گیا اور ایف آئی اے بعد میں اس کیس سے جان چھڑانا چاہ رہی تھی. تو یہ جو بھی کیس بنایا گیا ہے یہ اتنی ہی دیر تک طاقتور ہے جب تک پولیٹیکل پاور اس کیس کے پیچھے کھڑی ہے. یہ حقیقت ہے تمام دنیا کی، ویسے یہ حقیقت ہے. 20 جو فنکشنل اور پراپر ڈیموکریسیز ہیں ان کو چھوڑ کے ساری ہی دنیا جو ہے اس کی یہ حقیقت ہے کہ تمام جو کیسز بنتے ہیں وہ اتنی دیر تک ہی ویلڈ رہتے ہیں جب اس کے پیچھے وہ سوورن یا پولیٹیکل پاور جو اس کیس میں انٹرسٹڈ ہوتی ہے وہ رہتی. تو یہاں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پولیٹیکل بیٹل ہے جو اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے، جس کا کہ ذکر میں نے کیا. اب میں آ جاتا ہوں آخری چیز میں جس کا تعلق پولیٹیکل بیٹل سے ہے کہ اب سے کوئی 1 گھنٹے پہلے یہ خبر آئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا پی ایم ایل این کی اپلیکیشن کے اوپر کہ 16 اکتوبر کے بائی الیکشن جو 2 سیٹیں کراچی میں ہیں، 2 پنجاب میں ہیں اور 4 خیبر پختونخوا میں ہیں، جنہیں پی ایم ایل این کی حکومت روکنا چاہتی تھی، یہ الیکشن نہیں رک سکتے، یہ ہوں گے. اب آج 11 تاریخ ہے. اب یہ اس کا مطلب یہ ہے، دو مطلب نکلتے. ایک تو ویسے روکنا بڑا مشکل تھا بیکاز جو ایکسکیوز تھا روکنے کا وہ بہت ہی پھسٹی بیکار اور فضول قسم کا ایکسکیوز تھا، تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سگنل یہ آتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ کم از کم پی ایم ایل این کو بیل آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ورنہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی کہ یہ الیکشن نہ ہوں تو پھر تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ یہ شاید نہ آتا، کچھ اور ہی آتا. یہی ہوتا کہ نہیں ہو سکتا اس وقت 90 دن 60 دن تک. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ الیکشن فیئر ہوں گے. یہ اب دیکھنا ہے کہ کیا یہ الیکشن فیئر ہوں گے، بیکاز یہ تو رائٹنگ آن دا وال ہے کہ اگر 4 حلقے خیبر پختونخوا میں ہیں، 2 پنجاب میں، 1 فیصل آباد میں ان میں سے، اور پھر اور شاید دوسرا مجھے یاد نہیں ننکانہ میں کہاں پہ، اور پھر 2 حلقے کراچی میں، کوئی چانسز ہی نہیں ہے کہ عمران خان خود کھڑے ہیں کہ وہ سیٹیں ہار دیں. اور اگر جب اس کے ریزلٹس آتے ہیں 16 تاریخ کی رات کو اور یا 17 تاریخ کی مارننگ میں اور عمران خان ان حلقوں کو جیت لیتے ہیں تو ایک بہت بڑا تھپڑ ہوگا، ایک بہت بڑا ریورسل ہوگا پولیٹیکل بیٹل کے لیے. اور یہی وہ پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں جو اس وقت اصل میں میٹر کرتے ہیں. یہ جو کیس ہیں یہ چلتے رہیں گے، شور مچے گا، ڈیپ فیک ویڈیوز اینڈ ایوری تھنگ. جو ایکچوئل ڈائنامک ہے وہ پاکستان کی sense ہے، political direction, the nature and direction of political change in Pakistan that matters. Thank you so much.